पहले टी20 में पाकिस्तान की श्रीलंका को शिकस्त, 129 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने किसी भी बॉलर को खातिर में न लाते हुए जमकर धुलाई की। साहबजादा फरहान ने 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने 3-3, शादाब खान और वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। शादाब खान की मैन ऑफ द मैच के साथ शानदार वापसी। दूसरी जानिब बांग्लादेशी टीम भारत में वर्ल्ड कप न खेलने पर डट गई। कहा खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार पर समझौता नहीं करेंगे। बीसीसीआई ने आईसीसी से राब्ते का एलामिया जारी करके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में वेनेजुएला के तेल की सप्लाई से मुंसलिक 2 रूसी बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को ने मुतालबा किया है कि जहाज़ पर मौजूद रूसी शहरियों के साथ मुनासिब सलूक किया जाए और उन्हें जल्द रूस वापस जाने की इजाज़त दी जाए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में नेटो ममालिक को ताना देते हुए कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो बेबस है। चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। अमरीका में वफाकी इमिग्रेशन के इदारे आइस के हाथों एक 37 साला खातून का कत्ल। रद्द-ए-अमल में अमरीका की कई रियासतों में मुजाहिरीन के पुलिस से हाथापाई। ट्रंप ने वाक़े में मुलविस एहलकारों को बेकसूर करार दे दिया, जबकि मिनियापोलिस के मेयर ने वाक़े में मुलविस एहलकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। और कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर क़ायद में आज सर्दी की शिद्दत बाकायदा महसूस की जा रही है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक साइबेरियन हवाएं फाल होने से सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्को। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी के बायस पहाड़ सफ़ेद। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। मलका कौसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे और भी दिलफरेब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बल्कि कहना चाहिए एक सर्द सुबह में खुश आमदीद। आप देख रहे दुनिया बोल है, मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। फैसल इज़ ट्रूली राइट एंड आई रियली होप कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ हो, इस ठंड को आप इंजॉय भी कर सकें और ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए ठंड थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड हो, ताकि उनको याद रहे कि पिछले साल तो नहीं लेकिन इस साल सर्दी आई थी। लास्ट नाइट मेरे ख्याल से पहली मरतबा सर्दी ने एंट्री दी सादिया। yes. और बाकायदा फील हो रही थी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। जो अगर बहुत से कराची के वो लोग जो कि साहिल समंदर के करीब रहते हैं, जिनमें डीएचए आता है, क्लिफ्टन आता है, उन्होंने बाज़ाब्ता सर्दी महसूस की। और इसके साथ साथ कराची सेंट्रल में भी जो है सर्दी महसूस की गई। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कल दोनों जगहों पे जाने का मौका मिला, इसलिए यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर से लेके उधर तक हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्टार्क फैमिली कहती थी, विंटर इज कमिंग, विंटर इज नॉट कमिंग, विंटर हैज कम। विंटर एक्चुअली हैज़ कम। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि कराची में थोड़ी सी भी सर्दी हो तो आपको महसूस इसलिए ज़्यादा होगी बिकॉज कराची इज़ ऑलवेज ब्रीजी और तेज़ हवा जब चल रही होती है तो फिर आप कम से कम अगर बाइक चला रहे हैं या अगर आप पैदल चल रहे हैं तो इट डज़ हिट यू हार्ड। वेल, मौजूद है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे जान लेते हैं और सुबह सुबह उन्हें कितनी ठंड लग रही है। मरियम, ओवर टू यू। मैं जब घर से निकली थी तो आई कुडंट हैंडल, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। क्या टेम्परेचर है कराची के आज? कराची में सर्दी आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। गुज़िश्ता रात भी कराची की सबसे सर्द रवां साल की रात जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसमें दर्जा हरारत जो है वो 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 45% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत में जो है वो कमी आना शुरू होगी, जो कि जुम्मे की रात से जो है बाकायदा तौर पर कराची जो है वो एक जुज़वी कोल्ड वेव की लपेट में आ जाएगा और जिसका सिलसिला जो है वो पीर या मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम साइबेरिया या
क्वेटा की हवाएं जो हैं वो शहर कायद में गुज़िश्ता रोज से ही चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन उनकी रफ्तार वीकेंड तक जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जिसके बाद करंट टेम्परेचर से भी कम जो है फील्ड लाइक टेम्परेचर जो है वो महसूस किए जाएंगे। आज भी दिन का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त शहर कायद में 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरकी सिमत से हवाएं चल रही हैं। ताहम हवा में नमी का तनासुब जो है वो इंतहाई कम यानी कि 45% इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। वेदर जो है काफ़ी हद तक मिस्टी है, जिसकी वजह से जो हद निगाह है वो 3 किलोमीटर तक जो है वो महदूद हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते तक शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है मरियम, ये सर्दी तो आई अल्लाह अल्लाह करके दुआ करते हैं कि लोग इस सर्दी में भाई ठीक ठाक रहें, ये भी अपना ख्याल रखें। और चलिए इस पे तो हम वेदर पे आगे चल के बात करते ही रहेंगे, लेकिन अमेरिका में एक वाक़या हुआ है सादिया, और उसने पूरे अमेरिकी जो अवाम है उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ दी। बिल्कुल, अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, और ये कार्रवाइयाँ ICE के तहत की जा रही हैं। अब ऐसे में एक ये वाक़या जो है रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में पेश आया, जहाँ गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, और ऐसे में एक खातून का कत्ल हो गया। ऑपरेशन में हुआ यूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार ने 37 साला खातून की जान ले ली, जिनका नाम रेनी निकोल गुड बताया जा रहा है, और उनकी हलाकत के बाद इस वक्त पूरे अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये वाक़या तो आप देख रहे हैं जिसमें सामने आपको नज़र आ रहा है कि उसने शॉट किया है उस एहलकार ने, और अब इस पे हुआ ये है कि देयर आर स्पिन्स ओवर इट, और होमलैंड सिक्योरिटी एक अलग मौक़िफ़ पेश कर रही है। मिनियापोलिस के मेयर तो ही इज़ वेरी अपसेट विद इट, और वो कह रहे हैं कि नहीं बॉस हम तो नहीं छोड़ेंगे। वाइट हाउस ने जो रद्दमल दिया है उसने मज़ीद जलती पे तेल का काम किया है। सदर ट्रंप एहलकार के हक़ में खुलकर सामने आ गए हैं और दिफा के तासुर को मजबूत कर रहे हैं कि जी उसने सेल्फ डिफेंस में किया। जो स्टेट मशीनरी हो रही है, स्पोक्स पर्सन आके ये कह रही हैं कि जनाब ये तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है, बट इससे अब पूरे अमेरिका में बशमूल मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क में भी एहतजाज हो रहे हैं। वेल इस पे जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आएंगी वी लेट यू नो, लेकिन अभी ज़रा आज की सुबह का आगाज़ ज़रा अच्छे से करते हैं, और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज़ का आगाज़ बड़ा ही ज़बरदस्त किया है। याद आपको दिलाएं, श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम मौजूद है, और श्रीलंका को बंडल आउट कर दिया पाकिस्तान ने 129 रन्स पे ही, और सिर्फ 17 ओवर्स में फिर पाकिस्तान ने चेस किया। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी। फाइनली साइम अयूब, साहबजादा फरहान, उन्होंने वो आगाज़ फराहम किया जो हम तवक्को करते थे बाबर से कि प्लीज़ कर दें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बट यू हैप्पी? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड द फैक्ट कि हमें यहीं पर अपना टूर्नामेंट भी खेलना है। ज़्यादा मैचेस जो हमारे वर्ल्ड कप के हैं, और भी सारे मैचेस हमारे वर्ल्ड कप के यहीं पर हैं, सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है। हम उस थॉट के साथ नहीं आगे बढ़ रहे थे कि आपने चेंजेस कर लें और चेंजेस के बाद पाकिस्तानी टीम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाई। तो फर्स्ट विन ऑब्वियसली हमारी टीम के कॉन्फिडेंस का तो ऊपर बढ़ाएगी। ऑल्सो ये भी होगा कि श्रीलंका के होम ग्राउंड पर उन्हें थोड़ा मौका भी मिल जाएगा अपने आप को बैकअप करने के लिए। सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट एंड आई रियली होप दैट दिस सीरीज एंड्स विद पाकिस्तान विन। राइट, हम इस पे शामिल करते हैं गुफ्तगू में क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे हम सिर्फ पाकिस्तान श्रीलंका की नहीं बल्कि जो बांग्लादेश का इशू है उस पर भी बात करेंगे, और हमें समीउर रहमान जो कि ढाका से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। बट बिगिनिंग विद पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका अवैस, देखें ना, हम सब कह रहे थे ना, आप सब कह रहे थे ना कि शादाब को क्यों लिया है। मैं कह रहा था लेना चाहिए, मैन ऑफ द मैच हो गया। आपने इस वक्त शादाब की बात की क्योंकि मुझे ताने मुझे भी कहीं ना कहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो उनके ससुर साहब है मेरे साथ शो करते हैं तो मुझे ज्यादा ताने पड़ते हैं इस चीज के। लेकिन अगर बात करें तो शादाब खान की, देखें अगर मैं शादाब से स्टार्ट करूं तो मैं इस चीज पे एग्री करेंगे। मैं इसके हक में नहीं था कि शादाब को एज सच के आप बाहर से सिस्टम से लेके हैं। क्यों, जो लड़के एक सेटअप के अंदर रहते हैं ना, चाहे वो बेंच लाइनअप का हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो, 2-3 साल से जो मेहनत कर रहे होते हैं, इन आउट रहते हैं, जैसे सुफियान मुकीम की आप बात कर लें, अब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इन आउट रहते हैं पाकिस्तान टीम में, उनका हक मारा जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो 200-300 दिन के बाद वो आता है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता है बिग बैश के अंदर, जो वन ऑफ दी कंपेटिटिव क्रिकेट है दुनिया के अंदर। वहां जाके विद द बैट, विद द बॉल, विद द फील्डिंग वो परफॉर्म करता है, अपनी फिटनेस को अच्छा वो शो करता है। तो दैट शोज कि हाँ यार, ये तो सच है कि उसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस जीते हैं, वो ट्रम्प कार्ड होगा
और कल वो नजर भी आपको है, खास करके जब फ्लाइट की बात करें, उसकी जो स्पिन बॉल की बात आप करते हो, तो कल लीथल वेपन उसके नजर आया आपको स्पिन के अंदर। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो 5वें नंबर वाली जो पोजीशन है वो तो कम से कम आपको सॉर्टेड आउट नजर आती है। आपने कल मैच जीता, अच्छी बात है, सारी चीजें, लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर आए, मैं वर्ल्ड कप से पहले की बात कर रहा हूँ, कि अच्छी चीज थी कि एटलीस्ट आपने श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज जो सी है वो ऑर्गेनाइज की, क्योंकि आपके लड़के थोड़ा उनको यूज टू हो जाएंगे कंडीशंस को। कल ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा था। इसके यस बाद आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हैं। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो ठीक है, आपके ओपनर्स ने तो परफॉर्म किया है, वो कर भी रहे हैं, साहिबजादा फरहान वगैरह। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मुझे स्टिल टेंशन नजर आती है कि समझ में नहीं आ रही कि किसको किस पोजीशन पे खिलाना है। अगर राइट आप प्रॉपर ब्रेक डाउन पे आए, क्योंकि बाबर आजम तीसरे नंबर पर तो आएंगे खेलने, चले सलमान तो कल खेलने आएंगे, लेकिन बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपके पास फखर जमान मौजूद है। अगर मैं उस लाइनअप के ऊपर जाऊं कि शायद जो मेरी, शायद मैं कह सकता हूं लाइनअप है, हाँ मेरी होगी, 5वें पे आप शादाब खान को लेके आ जाएंगे। यस 6ठे पे आपके पास क्या नाम है इसका, नवाज आपके पास मौजूद है। 7वें पे आपके पास फहीम अशरफ मौजूद हैं। अगर आप इन टॉप 7 की बात करते हो तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि सलमान अली आगा कहां पर खेलेंगे एज अ कैप्टन। अगर मैं विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं तो उस्मान खान कहां पर खेलेंगे, बहुत सी अभी भी कंफ्यूजन हमारे पास है। आप ख्वाजा नाफे को आप लेके उस एंड के ऊपर आए हो जहां पर वर्ल्ड कप एकदम सर के ऊपर है। जी वो प्रेशर तो माउंट करेगा उस्मान खान पे। हाँ, क्लैरिटी कितनी आपने दी हुई उस्मान खान को कि यार तुम ही विकेट कीपर हो। ख्वाजा नाफे को हम सिर्फ सर्कल के अंदर ले गए क्योंकि अच्छा प्लेयर है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो, वो टॉप 3 का बैट्समैन है। आप उसके साथ जाती करोगे नाफे के साथ कि आप उसको 5वें 6ठे नंबर पर भेजो, वो बुरी तरीके से फ्लॉप और हम बैठ के फिर क्रिटिसाइज उस चीज को करें। Also, तो स्टिल ये Awais चीज Fakhar has not been able to. फखर को अगर हम फिर से चौथे नंबर पर लेके जाते हैं, I mean like फखर has not been able to produce much at number 4. और फिर वही वाली बात आ जाती है कि उसका स्टाइल ही एग्रेसिव स्टार्ट करना है, इन द मिडल ऑर्डर्स इनिंग्स को आगे लेकर जाना, एंड तक खेलना। मैं अवेयर नहीं हूँ कि फखर कैन डू दैट। देखिए, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, जब हम चौथे और 5वें नंबर के बैट्समैन की बात करते हैं, बेसिकली देखें ओपनर्स ने तो आपको अच्छा एक स्टार्ट देना, चाहे आप चेज में जाएं चाहे आप स्कोर को पाइल अप करने जा रहे हो। लेकिन जो आपकी मिडिल ऑर्डर होता है, जो आप कर ले 8वें से लेके 15-16 ओवर तक होता है, वो ओकेजन होती है, या तो आप मैचेस जीतते हो वहां से, या आप पूरा प्लेटफॉर्म बना के देते हो। इसलिए जो चौथा और 5वें नंबर का बैट्समैन है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है, उसने नीचे ऑर्डर को जाके स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करके रखना है। फखर मुझे पता है बड़े मैच के प्लेयर हैं, वाइल्ड T20 में भी नजर आया कि इनिशियली उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, जाके जिस मैच के अंदर परफॉर्म किया वो सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मैच जितवा के एक साइड पे लेके चले गए। लेकिन मैचेस का सैंपल साइज बहुत कम है। आपने सिर्फ अब, क्योंकि एक मैच तो हो चुका है, टोटल आपके पास 5 मैचेस रह गए हैं। इन 5 मैचेस के अंदर आपने अपनी प्लेइंग 11 जो आपके दिमाग में है, उसको स्टेबलाइज करना है, किस पोजीशन पे किस प्लेयर को खिलाना है। बिल्कुल, ये इसके मेरे अगर ख्याल आप से इन केस फॉर हाँ एग्जांपल अगर आप अगले मैच में फखर को नहीं खिलाते, तो मैं इसलिए चाह रहा था ना कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उस्मान अपना ख्वाजा नाफे को फिर आप खिलाएं कहीं ना हाँ कहीं कर इस लें, पोजीशन पे, ट्राई कर लें। ताकि आपके यस Yes, अच्छा, why इसमें not? इसमें ना जस्ट वन लास्ट कमेंट ऑन दिस और फिर हम बांग्लादेश वाली बात करते हैं। कल मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच सलमान मिर्जा का बनता था, Oh, बिकॉज yes, एक true. ऐसी विकेट पे फास्ट बॉलर अगर आपको इतनी विकेट लेके दे रहा है, दिस इज Turning वन point of the थिंग। match. ओके, हवैस हमारे साथ ही रहिएगा। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय समीर अहमद, जर्नलिस्ट है फ्रॉम ढाका, क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त भारत ने जो क्रिकेट में सियासत मचाई हुई है, अब उससे सिर्फ पाकिस्तान अफेक्ट नहीं हो रहा है, बांग्लादेश ने, लेकिन अब ये कि एक हार्ड स्टांस ले लिया है। तो समी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके समी, मुझे बताइएगा कि कल हमने देखा कि एक क्रिकेट की वेबसाइट पे आर्टिकल आया कि जी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की इस प्ली को कि उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। व्हाट्स द करंट अपडेट ऑन दैट एंड बीसीबी का क्या अब तक स्टांस आया सामने? Well, now the things have went beyond the grip of BCB as the government has interfered. The sports advisor of the interim government, Mr. Asif Nazrul, he has said yesterday that it is now the matter of national pride, it's now the matter of national prestige, that Bangladesh will not travel to India because there is a security threat concerning the players. As you know, that Mustafiz was ejected from the IPL because there has been some protests regarding his inclusion in the team owned by a Muslim actor, Shah Rukh Khan, who owns the Kolkata Knight Riders franchisee. Therefore, some leaders of BJP and some other
far rightist Hindu parties, like Right. their leaders, they have termed Shah Rukh Khan as traitor, and they demanded his exclusion. Absolutely. And therefore, Mr. Devjit Saikia, the secretary of BCCI, he has ordered that the franchisee should remove Mustafizur Rahman. So that sparked the controversy, and now the government has said that to travel a national team to some other country, the team needs a permit called government order. Now they will not Right. issue the government order in favor of Bangladesh cricket team to travel in India. Right. So now it looks like there are going to be two options that Bangladeshi government is going to be having. One option is either India assures them full security and foolproof security for all the Bangladeshi players, or otherwise Bangladesh backs off from their inclusion in T20 World Cup if they have to go to India. So in that case, ICC can put some sanctions and fines too. So is BCB aware of all of this? And ready for that. Right. The problem is it's not only the matter of the 15 players who is traveling to India as the national team or the support staff. Right. As the advisor said yesterday, that it's the matter of all the journalists who will go there to cover the entire tournament, the spectators who might visit. As of now, India has not given the tourist visa to Bangladeshi citizens. They're only giving few medical visas and business visas, but tourist visa is off from India. And also Bangladeshi High Commission, they have also stopped some of their deputy high commissions in some parts of India. But the point is, the government is concerned about the security of all the traveling journalists, the support staff, the other people who might go to see the matches point, in Sami, Kolkata. that you have pointed out that it's not about the cricketers only, but it's the whole staff. Please stay with us. Meanwhile, Awais, can I add something? Like, as Yeah, you know, please- a few please days do. back, Please go on. a woman was lynched by some of the people in Orissa, Yeah. suspecting she is from Bangladesh, but actually she was from Yeah. Murshidabad. Yes, So that's the case now. that is the Yeah, ugly yeah. part. Owais, मैं कल एक बार फिर ना we as journalists we have to listen to all the voices. तो एक बार फिर विक्रांत गुप्ता साहब की एक गुफ्तगू सरफेस हुई जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बाकी सब बोर्ड्स का तो मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है ना वो सब पे प्रेशर डलवा रहा है कि बांग्लादेश तुम ऐसे करो, श्रीलंका तुम ऐसे करो, फला ढिमका तुम ऐसे करो. सुना सुना नहीं लग रहा है ये कि कोई बोर्ड किसी दूसरे मुल्क पे प्रेशर डलवा रहा है? देखिए, एक चीज तो क्लियर कट हो चुकी हुई है कि जिस तरीके से इंडिया मैनिपुलेट करता है गेम को, खाली आप तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आप देख रहे हैं. कल कोई मैं एक हमेशा बात करता हुआ था कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल कोई किसी मुल्क के साथ होगा. फर्क सिर्फ पता है कि शायद जो इनके जो चाचे हैं ना, जो बिग थ्री की हम बात करते हैं, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा ना, तब जाके होश आएगी ज्यादा कि आखिर हो क्या रहा है. एक चीज तो क्लियर कट की बात थी, क्योंकि मेरे साथ कल भी हमारे शो के अंदर एक बांग्लादेश के वो जर्नलिस्ट मौजूद थे, तो वो ये भी यहाँ तक डिस्कस कर बता रहे थे कि जो वीजाज हैं, जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं, उनको भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे. जो टीम की सिक्योरिटी, वो तो दूर की बात है, जनरल पब्लिक को भी आप इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि टूर्नामेंट्स के अंदर आपके पास एक कोटा सिस्टम होता है जिसमें आप हर चीज उनको सहूलियात प्रोवाइड करते हैं. अगर आप थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आप आए तो इस चीज पे आप भी एग्री करेंगी, मैं भी करता हूं कि इस वक्त आईसीसी का जो चेयरमैन है वो आरएसएस आइडियोलॉजी का बंदा बैठा हुआ है, जो कि बीसीसीआई का रहा है. वो कभी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि मैं अपने ही मुल्क के खिलाफ एक्शन लूं. सबसे बड़ा सबूत, जब आपने हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान के साथ, टीम के साथ, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या पूरा पेंडोरा बॉक्स खोला गया? कुछ भी नहीं खोला. वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे. ये लीग सिस्टम में इतना, एक क्रिकेट लीग जिसको दुनिया के अंदर हो रही है ना, आप सिर्फ चले ILT20 की आप बात कर लें, सिर्फ डेजर्ट वाइपर्स जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, उसके अंदर आपको पाकिस्तानी सारे नजर आते हैं. बाकी किस टीम के अंदर आपको पाकिस्तानी बंदा नजर आता है? मैनेजमेंट तक का नजर नहीं आपको आएगा. आप साउथ अफ्रीका लीग के अंदर बात करें, आपको मैनेजमेंट तक का बंदा आपको नजर नहीं आएगा. मैं लीग्स के साथ काम करता हूँ, लिटरली ये होता है बैकडोर के ऊपर. जब वो प्रोफाइल देखते हैं, कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, सॉरी हम आपको कैरी नहीं कर सकते. आपने खुद स्पोर्ट्स को मैनिपुलेट किया है. जो ये सारी सूरत हाल बनी है, चलें क्रिकेट के अंदर तो आप चुदराहट अपनी दिखाते हो क्योंकि ब्लैकमेलिंग वाला मामला है. ओलंपिक्स के लिए आप बिड कर रहे हैं, इंडिया आपको शायद इसका ओलंपिक 2027 में जो ओलंपिक्स की बिडिंग करनी है इसने. ओलंपिक्स से डिफरेंट बॉडी है, वो सारी की सारी जितनी भी साल दो के अंदर जो चीजें हुई होती हैं, उसको वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि यार उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना हुआ. लड़कियां जाती हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की खेलने, वहां पर इशू होता है इंडिया में, आपको पता है उसके ऊपर, इंडिया उसका इल्जाम भी प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया टीम पे लगा देता है. उसके बाद मेसी वाला इवेंट होता है आपके सामने, कितना वो बुरे तरीके से फ्लॉप होता है.
ओलंपिक की बात करें, मुझे लगता है वो अब सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे। वहां पर तो प्लेयर ही अपना सेफ नहीं है, सपोर्ट स्टाफ सेफ नहीं है, तो इतना बड़ा इवेंट इनको हम कैसे दें? इस चीज के ऊपर बांग्लादेश का जो स्टांस अभी तक रहा है वो बहुत तगड़ा रहा है। मसला राइट सिर्फ इस चीज का आता है कि बहुत कम टाइम बच चुका है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करता, पूरा का पूरा आपको पता है स्केड्यूल रीस्केड्यूल होना भी इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि वो अनाउंस हो चुका हुआ है। दूसरा, डीमेरिट पॉइंट्स भी कुछ कटते हैं, आई डोंट नो 3 कटते हैं, 4 कटते हैं, फाइनेंसिस का आपको पता है डेंट ठीक-ठाक पड़ता है, यस तो ये बहुत सी चीज़ें आपको सोच के करना पड़ता है। तो आई गेस बीच का रास्ता फिर यही होता है कि आप प्रॉपर उनको सिक्योरिटी जोन है वो रिटर्न आप ठीक है प्रोवाइड करते हो आईसीसी को कि हम प्रोवाइड करेंगे। बांग्लादेश टीम यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बैकआउट करते हो तो मैंने कहा ना कि उसका बैकफायर वाला मामला भी जो है वो स्ट्रांग होता है आईसीसी की तरफ से। लेकिन अच्छी एब्सोल्युटली बात है, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट जो मकरू चेहरा इंडिया का वो पूरी दुनिया को नजर आ गया है, एटलीस्ट इसको जिस तरीके हाईलाइट से तो मैंने करना चाहिए ना, इसको हाईलाइट तो करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। और अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दीगर ममालिक भी इसकी जद में आ रहे हैं। समी, आई वुड लाइक टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन, बट विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इन उर्दू फॉर अस? My Urdu is not that good. मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, अगर इनफ इनफ दैट्स ग्रेट, चलेगा दैट्स जो चलेगा ग्रेट। व्यूअर्स है उसको अगर तकलीफ ना हो मेरे आवाज जी से जी तो श्योर मैं श्योर बोल नहीं नहीं श्योर नहीं सकता नहीं, हूँ। बस यही जानना चाहेंगे आपसे कि मेरा पहले भी सवाल यही था कि क्या बांग्लादेश उन सैंक्शंस के लिए, उन फाइन्स के लिए रेडी है? और अगर ऐसा होता भी है कि सैंक्शंस और फाइन्स की तरफ जाना चाहता है, तो क्या बांग्लादेश फिर भी ये डिसीजन लेगा कि वो भारत नहीं जाएगा? अभी तो बांग्लादेश की सरकार ने यही डिसीजन ले लिया कि वो भारत पे खेलने में नहीं जाएंगे, वो कोई दूसरे मुल्क में खेलना चाहता है, इसीलिए वो आईसीसी को एक खत भी लिखा है। लेकिन आईसीसी ने उस खत के रिप्लाई में जो लिखा है, जो यस्टरडे वो खत आया, ईमेल आया, सही आईसीसी ने बोला कि उसकी छानबीन में ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट उसको नजर नहीं आ रहा है, जो बांग्लादेश ने जो सिक्योरिटी थ्रेट का माहौल किया। लेकिन बांग्लादेश का गवर्नमेंट का जो कहना है कि अब ये नेशनल प्राइड का मैटर बन चुका है कि मेरे एक खिलाड़ी को आईपीएल से निकाला गया, उसको सिक्योरिटी अपने इंश्योर नहीं कर सका, तो ये 15 प्लेयर और उसके सपोर्ट स्टाफ में जो जाएंगे और जो पत्रकार लोग जाएंगे उसको सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, इसीलिए वो नहीं भेजना चाहते हैं। किसी भी हालत में वो बांग्लादेश का टीम को और सपोर्ट स्टाफ को और उसके साथ ट्रैवलिंग जो जर्नलिस्ट है सबको वो इंडिया में खेलने जाके नहीं, वो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू नहीं करेंगे, वो राइट उस दूसरे मुल्क में वो गेम शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसे वो खत लिखा है। ऑल राइट बहुत शुक्रिया अवेस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ढाका समी युवा खूब भालो, थैंक यू सो मच, प्लेजर। तो जनाब ये क्रिकेट के मामलात और देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होते हैं, और मुझे सादिया इससे वर्ल्ड कप आगे जाता हुआ या कुछ खतरे में तो लग रहा है, बिकॉज जो स्टांस लिया है। कंट्रोवर्शियल तो मेरे ख्याल में फैसल हो गया है, और मेरे ख्याल में भारत का जो एक अगली फेस है वो भी इसमें निकल कर सामने आ गया है। अभी नहीं तो मे बी इन अनदर इवेंट, बट दिस इज गोइंग टू ओपन अप। लेट्स सी। चले अब एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। दुनिया बोल है, मैं आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ पिछले साल से अच्छी खबरें हम अगले साल में लेकर आए। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि पिछले साल पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान बेहतर हुआ, लेकिन पिछले साल से इस साल कुछ बुरी खबरें भी हैं जो हमारा पीछा करते करते साए की तरह आगे आ गई। और वो था आटा, जो बाय द एंड ऑफ ईयर महंगा होना शुरू हुआ था, और स्टिल हम देख रहे हैं कि वो तेज़ी से उसकी कीमत ऊपर ही जा रही है। फैसल, एब्सोल्युटली आटे की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है, नुमाया इजाफा हुआ है, इस सब के पीछे वजूहात क्या हैं, कब तक ये जारी रहेगा, इस सब पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान फ्लावर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहला सवाल ही है ये जुनैद साहब के, क्या वजह है इस अचानक और बड़े इजाफे की? वालेकुम सलाम। देखिए, खुशखबरी आटे की सूरत में भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। बस कुछ मैटर्स थे जो स्ट्रीमलाइन होने थे, वो हो गए हैं। इंशाल्लाह डिलीवरी वीट की प्रॉपर हो जाएगी तो 2-4 दिनों में आपको आटे के रेटों की हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। होपफुली हम जानना चाहेंगे कि क्या मैटर्स थे, क्योंकि ये रेपिटेटिव मैटर्स है समहाउ, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैटर्स थे जिनकी वजह से आटा अचानक महंगा हो गया? देखिए जी, कुछ रीशफलिंग्स हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से इनके डिपार्टमेंट में, तो उस वजह से कुछ
असेसमेंट उनको करनी थी कि वीट कितनी है, क्या है। इसके बाद उन्होंने हमें 3-4 दिन एंगेज किया, हमसे हमारी राय भी ली, मशवरा भी किया और बड़े अच्छा अच्छे तरीके से उन मामलात को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको इसका रिलीफ नज़र आ जाएगा। अच्छा जुनैद साहब, एक शिकवा ये भी आया था कि हुकूमत की जानिब से जो आटा फराहम किया गया, लाल आटा सब्सिडी के तौर पे, वो उसमें कोई नाकिस भूसे की शिकायत मिली है, ये क्या मामला है? नहीं जी, लाल आटा तो देखें अच्छा होता है सेहत के लिए, जी लेकिन जी। हम लोग वाइट आटा खाने के आदी हो गए हैं। तो हमारा काम तो ये है कि हम आवाम को जो है अवेयर करें कि लाल आटे में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, लेकिन अच्छा डेफिनेटली उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ लाल रंग की वजह से नहीं होना चाहिए, दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी पूरे होने चाहिए उसमें। बेसिकली फैसल का सवाल ये था कि वो जो लाल आटे के नाकिस होने की खबरें आ रही थी वो क्या सही थी? वाकई क्या लाल आटा जो सब्सिडाइज था वो नाकिस था? नहीं जी, आटा नाकिस नहीं होता, कलर उसका नॉर्मल लाइफ में हम जो व्हाइट अच्छा। खाने के आदी हो गए, उसके मुकाबले में वो कलर उसका डेफ़िनेटली थोड़ा-सा सुर्ख होता है, अच्छा क्योंकि उसमें ब्रांड का रेशो कम निकाला जाता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। हम्म, तो वो देखने में लाल होता है, लेकिन सेहत के लिए वही अच्छा है। ओके अच्छा, अब आप तो कह रहे हैं 3 से 4 दिन में मामला हल हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब नान भाई जो हैं उन्होंने हड़ताल की वार्निंग दे डाली है। तो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं 3-4 दिनों में प्राइसिंग ठीक हो जाएगी, तो फिर ये जो हड़ताल का एक फियर है वो कम हो सकेगा? देखिए जी, मैं सिंध के हवाले से आपसे बात करूँ तो जी सिंध जी। में ऐसा कोई एज़ सच जनरल इश्यू नहीं है, ना नान बाइयों का। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा सप्लाई में थोड़ा-सा गैप आ गया था, ये 2-4 दिन जनवरी के शुरू के दिनों में। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो ज़रा वीट की रिलीज़ प्रॉपर हो जाएगी, तो सप्लाई भी बराबर हो जाएगी। तो किसी को किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आवाम को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी इस सिलसिले में। एक्चुअली अवामी मसला इसलिए भी है जुनेद साहब क्योंकि कीमतें बढ़ तो जाती हैं, यानी रोटी की, नान की, पराठे की कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं आती जब आटे की कीमत नीचे जाती है। तो जाहिर है ये अवामी मसला तो बहरहाल है, तो अवाम जी, आपकी परेशान है। बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ कि एक दफ़ा एक क्राइसिस डेवलप हो जाए, तो फिर उसको हल करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश पहले भी रही। आपने पिछले महीने भी देखा कि हमने जी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के ज़रिए हमने बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल हल हो गए हैं। इंशाल्लाह ओवरकम जल्दी कर लेंगे हम इसमें। ठीक, और जुनैद साहब, आप ये कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। ये स्टेबिलिटी आ सकती है इस मामले में? आई नो कि आटा जो है वो एक फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट है, कभी सप्लाई कम और कमोडिटी है ज़्यादा, या तो इसकी प्राइसिंग मैकेनिज्म में कोई स्टेबलाइजेशन हो सकती है या फिर ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्राइसिंग मैकेनिज़्म बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले डेढ़ 2 सालों से हम प्राइवेट व्हीट ग्राइंड कर रहे थे, तो कभी आपको इस तरह के शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा 70 से लेके ₹100 किलो ईज़िली हर जगह पे मिल रहा था। ना कहीं सही आपने क्यू देखी, ना कहीं कोई परेशानी हुई। राइट बस ये सब्सिडाइज़ वाली कहानी जो है ना, वो वो ज़रा ख़त्म हम हो वो उससे भी हम खुद भी इज्तिनाब करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारा सिलसिला डीरेगुलेट हो जाए ताकि आवाम को हर वक़्त हर सही चीज़ है। मिलती रहे कॉम्पिटिशन में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बहुत वी शुक्रिया अब्दुल जुनैद साहब, और हम उम्मीद यही करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि 3 से 4 ये मामला प्राइसिंग का हल हो जाएगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये या मामला ठीक हो। वेल, एक ब्रेक ले रहे हैं छोटी सी, दोबारा हाज़िर होंगे। स्टे विद अस। आफ्टर दिस वेलकम बैक। कुछ बैन अवी मंजरनामे से बात कर ली जाए तो वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई ने आलमी सियासत में अब एक बहस छेड़ दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अमरीका ये इक़दाम न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ कर रहा है, बल्कि आलमी सलामती के पूरे निज़ाम को कमज़ोर कर रहा अच्छा, है। यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि किसी खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों को पामाल करता है, और ये तासुर जो है वो अब मजबूत होता चला जा रहा है कि जो ताकतवर ममालिक हैं अपनी मर्ज़ी को कानून पर फ़ौक़ियत देते हैं, और यूएसए इसकी कई मिसालें हमारे सामने पेश कर चुका है, और यही रवैया मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात या अदम इस्तेहकाम बल्कि एक आलमी जंग के खदशात को भी जन्म दे सकता है। एंड उसकी एग्जाम्पल ये है कि हम सिर्फ पहले यूनाइटेड नेशंस को देखते थे कि वो दूसरे मुल्कों के ऊपर हर्जा सराई करता था, चढ़ाई करता था, लेकिन उसके बाद हम इंडिया को, रशिया को और इस तरह के और ममालिक को भी देख रहे हैं कि वो अब कर रहे हैं। एंड वो जवाब यही पेश किया जाता है फैसल कि जब दूसरे मुल्क कर सकते हैं, हमारी सॉवरेनिटी खतरा है, तो हम भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ एक्शन ले सकते चलिए, हैं। इस पे सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर खान साहब। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा तो ये कहता है कि ताकत का इस्तेमाल रियासती इलाक़ाई सलामती खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है,
आलमियान मुतासिर हो सकता है। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून की रोशनी में कैसे देखा जाए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि हमारे यहाँ हर इशू पे, जब भी गज़ा हो या कश्मीर हो या कुछ भी हो, ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? क्या यूनाइटेड नेशंस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि किसी भी मुमलिकत के सरबराह को वो पनिश कर सके? नहीं है। ना उनके पास अपनी फ़ौज है। फ़ौज भी जो होती है वो बोरो करते हैं दूसरे से, और जब बोरो करते हैं फ़ौज, मसलन पाकिस्तान से लेते हैं या बांग्लादेश से लेते हैं, तो उसकी तनख्वाह भी तो आप अमेरिका से दिलाते हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि मौजूदा मैकेनिज्म में हम जब ये सवाल करते हैं कि क्या अमेरिका को कोई पनिश कर सकेगा, तो कैसे कोई पनिश कर सकेगा? कोई भी नहीं पनिश कर सकता। जब तक आप अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका पे ही फौजकशी करवाएंगे, ये तो नहीं कर सकते। क्या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका पे फौजकशी का इरादा या ख्वाहिश रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्या रूस और चीन अमेरिका पे फौजकशी करने का इरादा या ख्वाहिश रखते हैं? नहीं, वो भी नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में मामले को उठाना चाहिए और बार बार उठाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सही कहा है कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है जो इन्वेजन है वेनेजुएला का, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ सारे ममालिक आके, छोटे बड़े सब बराबर होते हैं, यकसा वक्त मिलता है उनको, और वहाँ आगे अपने ख़यालात का इजहार करते हैं जो पाकिस्तान के लिए या उससे भी, हम तो फिर भी हमारा एक बड़ा मुल्क है, छोटे ममालिक के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी बात करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, सारी दुनिया सुन रही है उसको। वो अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ आप अपनी बात कर सकते हैं, उसका फिर असर बनता है, बैनुल-अक़वामी राय आमा बनती है, और जो क़ुव्वतें जो जारियत कर रही होती हैं वो भी उससे मुतासर होती हैं और वो अपना आप रिकन्सिडर होने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे वो अपने किसी को पनिश कर सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी रिसेंटली $3.45 बिलियन का पीस कीपिंग बजट निकाला है यूनाइटेड नेशंस के लिए यूएस ने, और ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि इससे पहले पीस कीपिंग के ही नाम के ऊपर पैसे रोके गए थे ट्रंप हुकूमत की जानिब से उनके पिछले दौर में। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी, अमरीकी सदर ने खुद ऐलान किया है कि वेनेजुएला के तेल के लिए उनका इंटरेस्ट क्या है, उससे आमदनी हासिल होगी, अमरीका उसे कंट्रोल करेगा। इस सारे मामले में इससे अमेरिका के मकासद क्या वाज़ेह होते नज़र आ रहे हैं? व्हाट आर दे गेटिंग टुवर्ड्स? अमेरिका के मकासद कब गैर वाज़ेह थे? तो हम उसको अपने यहाँ उसको श्राउड कर देते हैं अजीबो-गरीब अल्फाज में। अमेरिका तो पहले दिन से बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा है कि यानी 1823 में उन्होंने एग्रीमेंट किया था, जिसको मनरो डॉक्ट्राइन एग्रीमेंट तो नहीं, एक एलामिया जारी किया था जिसको मनरो डॉक्ट्राइन कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि लैटिन अमेरिका जो है वो उनका बैकयार्ड है, और उसको उस वक्त की जो बड़ी ताकत थी, फ्रांस बरतानिया दोनों ने तस्लीम किया था कि वहाँ कोई मुदाखलत नहीं करेगा, और अमेरिका उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनको जो दायरा इख्तियार है उसमें वो अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। तो अमेरिका ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस खित्ते में जब भी कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिस पे उन्होंने खतरा महसूस किया है, उस पर इस तरह का एक्शन लिया है। क्यूबा का क्राइसिस आपके सामने है, पनामा में गए थे, जाके उनके भी सदर को गिरफ्तार करके ले आए थे, और न्यूयॉर्क में उन पर भी मुकदमा चला था, हॉन्डुरस में ऐसा किया था, और कई ममालिक में ऐसा कर चुके हैं। तो अमेरिका तो इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, खुल के कहता है कि हमारे दायरे इख्तियार में है, हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, और लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका में जो कोई भी हमारे खिलाफ काम करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और बजरिया क़ुव्वत रोकेंगे। तो यहाँ जो उनको खदशा था वो था कि ईरान, चीन और रूस से वेनेजुएला की हुकूमत के ताल्लुकात बढ़ रहे थे, जो अमेरिका को पसंद नहीं थी ये बात। अच्छा अनवर साहब, मुझे आखिर में आपसे ये पूछना है कि इस अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद मुखालफत की है, इसका पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ता देखा है? आपने वो बयान पढ़ा होगा, ज़ाहिर है, मैंने वो स्टोरी लिखी भी थी उस पर। बहुत एहतियात से पाकिस्तान ने बात की, अमेरिका का बराह नाम भी नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी था। हमारा जो इंडिया के साथ कश्मीर पे झगड़ा चल रहा है उसके वाले से हम पाकिस्तान के लिए बात वाज़ा करनी ज़रूरी थी
कि इस तरह की मुदाखलत को, इस तरह के एग्रेशन को पाकिस्तान पसंद नहीं करेगा, उसकी मुखालफत करेगा। लेकिन अमेरिका में ये बात वाज़ह है, अमेरिकी ट्रम्प इंतज़ामिया भी समझती है कि जो वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसमें ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना करने का इरादा रखता है, ना हमारा हमसे वेनेजुएला बहुत दूर है, ना हमारी कोई माली हैसियत इतनी बड़ी है कि हम उनको माली इमदाद फराहम करें, और ना हमारे पास इतनी बड़ी फौज है कि हम आके अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में जंग ज़ुबानी जमा खर्च जो है। और मैं समझता हूँ उसको मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं पेश करना चाहता, मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत मुनासिब फैसला किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की एक टाइट रोप है, पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिकल टाइज भी देखने। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे इस एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। कुछ सियासत की बात कर लें तो सियासत एक बार फिर दो राह पे खड़ी नज़र आती है। एक तरफ वज़ीर आज़म की जानिब से, उनकी पूरी टीम की जानिब से, कह लें कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल तो है, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी है, और वो खामोशी इस अमल को मज़ीद तातुल दे रही है। एब्सोल्युटली एक एतमाद का यूँ कह लें कि फुकदान ज़रूर नज़र आता है, और मे भी ये एक रुकावट है इस पूरे मामले को आगे ले जाने में। और इसी पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक मुतबादल दिया जहाँ सियासी दर्जा हरारत कम करने और कैदियों की रिहाई, मुकदमात को ख़त्म करने और मीडिया की आज़ादी को मुज़ाकरात की बुनियाद करार दिया गया है। क्वेश्चन इज़ कि डायलॉग होगा या नहीं, ये एक अलग बात है। असल सवाल ये है कि क्या इस बार डायलॉग सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगा या प्रैक्टिकलिटी भी कोई इसमें नज़र आएगी। एक और सियासी मामला, और वो ये रेहाम खान जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ आ गई हैं और उस पर भी हम बात कर सकेंगे कि क्या सोच रही है रेहाम इस वक्त पार्टी को लेकर। और इस वक्त जो सबसे अहम मामलात हैं वो ये कि डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जा सके और बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। उनकी पार्टी के ज़रिए क्या वो ये लेकर आ सकेंगी या नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। तो रेहाम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, आपकी नई सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी वो जो है इस वक्त कितना आप समझती हैं कि वो पेनिट्रेशन के मूड में है? बिकॉज यू हैव बीन इन कराची, आपने कराची की सिचुएशन देखी, और क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं तो हम यहीं से आगाज़ करना चाह रहे हैं। यू नो, एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, एंड क्या समझती हैं मसाइल कराची के क्या क्या हैं, कराची में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या सॉल्व करना चाहेंगी रेहाम खान एज अ पार्टी का बानी इन दिस सिटी? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपने कहा क्या क्या मसाइल कराची में हैं। आप और मैं कराची में रहते हैं, तो आप पूछें कि क्या क्या मसाइल कराची में नहीं है। जितने मसाइल कराची में हैं, मुझे सब लोग जब भी मैं आती हूँ सब कहते हैं कि आप एक साल भी यहाँ पे बैठे रहें तो आप हमारी मसाइल की जो फहरिस्त है वो पूरी सुन नहीं पाएंगी। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि कराची कमाता है, पूरे मुल्क को खिलाता है, लेकिन कराची वाले को वापस डिग्निटी भी नहीं मिलती। आपका जो लाइफस्टाइल है वो किसी तरह से भी आप नहीं कह सकते कि एक अर्बन यानी एक शहर का माहौल है, फिर उसके ऊपर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का नहीं कह सकते। ऊपर से ये लंदन और मैनहट्टन से ज्यादा बड़ी सिटी है, पोर्ट सिटी है। कराची में आप मुझे बताएं, जिस तरीके से आप आज काम पे आए हैं, आप दोनों जिस तरीके से काम पे आए हैं, क्या वो एक लाइफस्टाइल बिफिटिंग है फॉर अ मेट्रोपॉलिटन बस्लिंग वेरी वेरी रिसोर्सफुल सिटी? और वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन पावर की रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से पूरा मुल्क जो है तरक्की करेगा और कर रहा है। तो जब कराची वाला कमाएगा, आएगा, इज्जत से रहेगा, तो मुल्क को फायदा होगा। सो कराची में तो I just find it inconceivable and unacceptable कि आप लोग इतने सालों से, पिछले 50 सालों से ऐसे कैसे रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं। मुझे तो 2-2.5 साल हुए हैं कराची में मूव किए हुए, एंड ऑनेस्टली इट्स अनएक्सेप्टेबल। मैं तो इस तरह की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। और आप जब कराची आते हैं तो आपको मैं बताऊं कि आप पसमानदा किसी भी एरिया में चले जाएं, आप साउथ पंजाब के किसी पसमानदा एरिया में चले जाएं, आप हमारा जो एरिया है, आप मानसरा बेल्ट में चले जाएं, आप सोच नहीं सकते कि इतना गंद,
इतनी टूटी हुई सड़कें तो कहना ही नहीं चाहिए। Right. मतलब जो और लाइफस्टाइल है, रेहान, हम सबों के लिए, खासतौर पे कराचीइट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो पेनफुल बात है वो ये है कि ज़्यादातर बार जो है वो पॉलिटिकल से मामलात से आगे बात बढ़ती नहीं। हम देखते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, जो असल मामलात हैं, रियल इश्यूज़ पे बात नहीं होती। व्हेन आई टॉक अबाउट रियल इश्यूज़, हमारे सूबों के आपस में ताल्लुकात और खुद सूबों की अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन भी ऑन द एज रही है, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी की बात करते हैं, आपके मंशूर में क्या शामिल होगा? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? ख़ासतौर पर हम केपी की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें अगर। देखिए, सबसे बड़ा तो जो केपी और बलूचिस्तान का मसला है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है, तालीम का मसला है। और मैं देख रही हूँ कि आजकल कराची में कुछ पेड माउथ पीसेस से ये भी मुहिम शुरू करवाई गई है कि आप कराची को पश्तून ने आके तबाह कर दिया है, बलोच ने आके तबाह कर दिया है। और ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओवरऑल हमारी मुल्क की मईशत आप देखें तो पिछले साल उसमें 7.1% इंक्रीज हुआ है, 7.1% उसमें इंक्रीज हुआ है बेरोजगारी में। लेकिन अगर आप खैबर पुख्तनख्वा की देखें तो उसमें 9.6% बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। तो जाहिर है अगर खैबर पुख्तनख्वा को या बलूचिस्तान को उनके सूबों में तालीम नहीं मिलेगी, सेहत नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो कराची का रुख करेंगे, कराची से दुबई का रुख करेंगे। तो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर मी एज अ मदर। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल कि खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जो बच्चे हमारे हैं उनको तालीम या तालीम नाकिस किस्म की जो तालीम मिल रही है उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और ये एक जो मिथ हमने क्रिएट किया हुआ है कि पश्तून और बलोच अपनी बेटियों को या बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट देन व्हेन यू कंपेयर इट टू सिंध फॉर एग्जांपल, सिंध हैज नो एक्सक्यूज कि उनका जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है या जो उनकी तालीम का निज़ाम है वो खैबर पुख्तनख्वा या बलूचिस्तान, जो कि छोटे सूबे हैं जिनको हम महरूम सूबे मानते हैं, उन जैसा बुरा निज़ाम क्यों है? मुझे तो लगता है कराची सबसे ज्यादा और सिंध सबसे ज्यादा महरूम सूबा है, पर्टिकुलरली बिकॉज उनके पास जो पैसा है, रिसोर्सेज है, खैबर पुख्तनख्वा से और बलूचिस्तान से ज्यादा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये आईब्रोज रेज करने वाली बात है कि जब आपके पास उतना बजट है, इकोनॉमिक सूरत हाल आपकी बेहतर है, यहाँ पर अमन ओमान की सूरत हाल भी बेहतर है, फिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? रेहाम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, एंड वी आर वेरी ज़हमत देते रहेंगे एंड होपिंग द बेस्ट फॉर योर पार्टी कि जो भी आप मंशूर लेकर आती हैं वो पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए बहुत ही अच्छा हो, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी आपके लिए अच्छी रहे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ सोची हमने, क्यों ना इस पर गुफ्तगू की जाए। ये जो बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल हैं, ये इनकी जो दुनिया है ना, यानी कि ये बच्चे जो हमारी दुनिया है, इनकी अपनी दुनिया तेज़ी से स्क्रीन्स के गिर्द घूम रही है। और अब सोशल मीडिया के असरात पर एक संजीदा साइंसी इंतबाह सामने आया है। तहकीक की गई और इसके मुताबिक सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों की तवज्जो बरकरार रखने की सलाहियत को मुतासिर कर रहा है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। जब आप पहले सादिया जो बच्चे थे वो 1 घंटे का कार्टून देखते थे, वी यूज्ड टू वॉच आधे घंटे का कार्टून और टेलीविज़न। उसके बाद यूट्यूब आया तो बच्चों ने वहाँ पे आधे घंटे की चीज़ देखी, फिर उसके बाद वो 10 मिनट पे आया। अब छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स। कितने मिनट की होती है? कभी तो 1 मिनट की भी नहीं होती, वो 30 सेकंड्स की रील्स भी बनाते हैं। मतलब 1 मिनट तो उसकी एक्सट्रीम लिमिट है ना कि आप 1 मिनट तक की रील बना सकते हैं। 30 सेकंड में अगर वो कैप्चर नहीं कर पा रहे, मोड चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, उनके सामने से जो एक मंजर है वो बदल जाता है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सना शफीक, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि इससे कितना बुरा असर पड़ रहा है हमारे बच्चों पर, और क्या इसकी एक अहम वजह ये है कि हमारे बच्चे स्क्रीन्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके बड़े स्क्रीन्स देख रहे हैं और उनके बड़े इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सना, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। हमारे जहन में, आई एम अ मदर माई सेल्फ, और अक्सर बीइंग पेरेंट्स हम जब बहुत बिजी होते हैं या हमें लगता है कि बच्चा कुछ गलत काम करेगा और किसी गलत चीज़ को हाथ लगाएगा, इससे बेटर है उसे बिजी कर दो, उसे फ़ोन दे दो। छोटे बच्चे हु आर जस्ट बॉर्न, जिन्होंने अभी बैठना भी नहीं सीखा है, उनके हाथों में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। और
वो खाना खाने पहले नहीं सीखते हैं, वो फ़ोन अनलॉक करना सीखते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले ये कि हम अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ सॉर्ट ऑफ एक वो ज़रिया है जिसके थ्रू बच्चे लर्न भी करते हैं। अगैन आपने कहा कि मदर हैं तो वो अपना टाइम डेफिनेटली कहीं बच्चों का इधर उधर ना लगे, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ये होता है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया या आपने स्क्रीन दे दी, टैबलेट दे दिया। बट द थिंग इज़ कि 18 महीने से पहले अगर मैं बात करूँ बहुत एकदम सडन ऐसी चीज़ पे आ रही हूँ, बट 18 महीने से पहले बात करूँ तो ऐसे समझिए कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड। बच्चों की न्यूरल डेवलपमेंट उस वक्त हो रही होती है, और न्यूरल डेवलपमेंट का मतलब है उनका ब्रेन ही उसी वक्त बन रहा है। Can I add television screen to it as well? अच्छा, टेलीविजन स्क्रीन का थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि बेनिफिट ये है कि वो थोड़ा दूर होता है, ये आपके इतने करीब होता है, बच्चे के इतने करीब होता है कि उसका जो फोकस यानी हमारा जो एक विजुअल एरिया होता है ना, उसके अंदर पूरा वही होता है। उसको छोटे छोटे से लोग देखने की आदत होती है, उसको बड़े लोग देखने की आदत नहीं होती। उसके सामने जो बात कर रहा है बंदा, अब बड़ी स्क्रीन में तो उसका विजुअल एरिया बढ़ गया, तो इधर से कोई गुजर भी रहा है, कोई बात भी कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पे ये कंप्लीटली फोकस तो कंट्रोल उसके हाथ में भी नहीं होगा। बच्चों को रिमोट चलाना उतना कन्वीनियंटली नहीं आता है जितना फ़ोन को वन स्वाइप से स्क्रॉल अप करना आता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि रिमोट अभी तक इतना चाइल्ड फ्रेंडली हुआ भी नहीं है। हाँ, अभी तक बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल और टैब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। सोने पे सुहागा यूँ दिखा रहे थे बच्चे को, लोग बेटा देखो, और फिर वो खुशी भी देखो कितना गौर से देख रही है, कितना गौर से देख रहा है। विटनेस कि कुछ लोग उनके पास जब कोई बच्चा बैठ नहीं रहा होता तो वो उसको फोन दिखाते हैं। जैसे हम बच्चों के साथ लाड और प्यार करना चाहते हैं, तो बच्चा हमारी गोद में नहीं आ रहा तो हम उसको फौरन कहेंगे फोन देख लो, फोन देख लो। एग्जैक्टली, ये भी हम करते हैं, बिल्कुल राइट। बट मुझे ये बताएं कि ये अब ठीक है, जो अंडर 2 इयर्स है हमने उसके बारे में तो सीख लिया है, बट हम बच्चों को पढ़ना फोन से सिखा रहे हैं। हमने वो मीन्स ही चेंज कर दिया है। बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं, आई नो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक वक्त आएगा बच्चों को पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उनका जो मोटर स्किल्स हैं वो वीक हो रहे हैं। इज इट सो? बिकॉज उनको पकड़ना आता ही नहीं, उनको खाना खाना आता ही नहीं है, फ़ोन के बगैर वो खाना खा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सही करिए, लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, जो आपने कहा ना कि वक्त चेंज हो रहा है, आप देखिए कि वक्त चेंज हो रहा है लेकिन घूम के वहीं आ रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पहले माउस और सारी चीज़ें होती थी, अब अगेन यस ट्रू, तो घूम के आ रहा है। ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, हम ऐसे नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी आ गई तो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। अगेन वो घूम के कहीं ना कहीं आएगा। प्लस आपने बहुत अच्छा कहा, मोटर फंक्शनिंग बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। अब हम कहते हैं कि ठीक है बच्चों को खेल में लगा दिया, फुटबॉल के लिए कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट फाइन मोटर स्किल्स? जैसे आपने कहा निवाला बनाना नहीं आ रहा, मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे। पेरेंट्स मतलब लिटरली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हर तरफ नज़र जाती है, तो घूमने भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली बैठी हुई, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, एंड द चाइल्ड इज़ लाइक उसके आगे पूरा सेटिंग से रखा हुआ टैब, एंड देन चाइल्ड को उसकी मदर खिला रही है इधर से। एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद बच्चे में कोई मसला हो, लेकिन जब वो उठ के गई, उसने अपना टैब निकाला और बैग में डाला, तो इट मीन्स शी इज़ फाइन, शी कैन डू इट बाय हरसेल्फ। बट अगेन क्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। जी। बट दिस इज़ नॉट अ डिस्टर्बेंस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग। वंस अगैन हम ठीक है उससे सिखा रहे हैं, लेकिन हम उससे ऐसी इंटरेक्शन कैसे सिखाएंगे जो इंटरेक्शन में है। डॉक्टर साहब, क्या मैं इसकी लीड कॉज समझूं ऑटिज्म की? आई एम सॉरी, यू नो व्हाट, बहुत सारे पेरेंट्स आई नो दे डोंट एग्री टू इट, और बहुत सारे पेरेंट्स डिनायल में, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, द किड इज फिट एंड ऑल। बट क्या ये एक वजह है अलॉन्ग विथ दिस ऑटिज्म, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चे जिस खतरे में है कि ये इनको हो सकता है दे गो टू मच ऑन द स्क्रीन टाइम? बिल्कुल, उन पेरेंट्स के लिए भी मैं एक बात बोलूँगी, लेकिन पहले क्योंकि हम पेरेंट्स को ऐसे ब्लेम नहीं करते, अगैन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर ऑटिज्म, फॉर ADHD हम ये कहते हैं दिस इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब हमने ये बात मान ली कि वो न्यूरो डेवलपमेंटल है, यानी ब्रेन से ताल्लुक़ है। हमने एक चीज़ बच्चे को दे दी, अगर वो ऑटिज्म और ADHD नहीं भी है, वर्चुअल ऑटिज्म का नाम आपने शायद सुना हो, 2018 में इसका नाम आया है, और एक रोमानियन स्टडी में बेसिकली उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता किया है कि वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे मिमिक कर रहे हैं ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स। और क्लियरली ये बात मेंशन है, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर स्टडी हुई है, रिसेंटली 2025 में ही पब्लिश हुई है, जिसमें रिव्यू है, बेसिकली इट्स नॉट द डायरेक्ट स्टडी, बट उसके अंदर भी चीज़ मेंशन है कि वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं। बच्चे के पूरे सिम्टम्स ऑटिज्म के होते हैं, बट बेसिकली स्क्रीन के बाद स्टार्ट हो रहा है। ADHD बहुत कॉमन अभी, इवन एडल्ट ADHD के क्लाइंट्स आ रहे हैं अभी। ADHD की फुल फॉर्म बता सकते हैं? लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं पता ADHD क्या है। ज़रूर, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी के साथ इम्पल्सिविटी भी ऐड होती है। यहाँ पर ये बात बतानी ज़रूरी है कि अगर अटेंशन डेफिसिट है बच्चा, तो तब भी वो ADHD में आ जाएगा,
सिर्फ हाइपर एक्टिविटी है तब भी आ जाएगा, कंबाइंड प्रेजेंटेशन भी होती है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन अटेंशन की बात करें तो इन अटेंशन तो बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे आपने भी आप जब बता रही थी कि 1 मिनट से भी ज़्यादा कम की होती है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने बच्चों को, क्योंकि हम डेफिनेटली हम जब टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं, तो हम उनके सामने हर चीज़ रखते हैं जो हम कहते हैं, पेरेंट्स से कहते हैं जैसे आप रहते हैं ना वैसे भी रहें। एंड देन आप यकीन कीजिए वो 30 सेकंड्स की भी उनके लिए तो 1 सेकंड देगा, 2 सेकंड्स। सो दिस इज द थिंग कि वो 30 सेकंड से भी कम की होगी तो उनको समझ में नहीं आ रही है वो कैसे असेस कर रहे हैं। और जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है उनका जूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने फ़ोन के ऊपर सारे एनिमल्स को देख चुके हैं और क्लोजली देख चुके हैं, उनके कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट आते हैं फ़ोन के ऊपर, और रियल में वैसे नहीं होते। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, बट कैन वी रिवर्स ऑल दिस एंड हाउ कैन? और उसकी वजह से जो हम बड़े हैं, यानी हु आर द रेजिंग पीपल ऑफ किड्स, उनको कौन सी अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बिकॉज I as a mother probably have to compromise on my beautiful walls जो मेरा बच्चा पेंट करेगा अगर वो फ़ोन नहीं देख रहा, वो दीवारें गंदी करेगा, वो ज़मीन गंदी करेगा, वो और बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो हमें कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है और इसको रिवर्स कैसे करना है? अच्छा, फॉर रिवर्सल एग्जैक्ट ऑटिज्म या ADHD है वो रिवर्स नहीं होता, बिकॉज दिस इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बट वर्चुअल ऑटिज्म के लिए आप मोबाइल फ़ोन का यूजेज जैसे ही कम करते हैं, पहले तो बच्चे के अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाए जिसे हम कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल भी एक्वायर्ड है, दैट इज़ ऑल्सो डिसऑर्डर, और उसका ये मसला है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा। इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि जो आपने कहा ना क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको बताने के लिए अगर आपको पता चल जाए कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बड़ी जगह पर, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा टर्नओवर मिलेगा, और उसके लिए आपने जो छोटी छोटी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या आप उसको विड्रॉ करके उसमें लगा देंगे? इस तरह समझिए कि वो इन्वेस्टमेंट है जिसने आपको सारी ज़िंदगी देना है, आपका नाम, आपकी पहचान। अभी तो आज आपकी पहचान माशाल्लाह ये है, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, लेकिन अगेन आगे जाके आपके बच्चे आपकी पहचान होंगे ना कि इसकी मदर है ये। तो फिर उसमें वो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये घर की दीवारें और ये सारी चीज़ें बच्चों को फ्री छोड़ना, थोड़ा सा टाइम अपना इधर से कम करके उधर देना, आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल रहेगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात है तो कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना अपने आप को समझिए कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा बुरा लगता है। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ इंटेंशनली। So this is the thing. A clinical psychologist speaking like a psychologist. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure having you on the show. वो तमाम तर वालिदैन जो खुद भी मोबाइल के चंगल से निकले, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ओवर डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं है, और एक और अच्छी चीज़ नहीं है और वो है सिफारिश। अगर आप ये समझ रही हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में कल्चर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये मजाक नहीं है, ये असल हकीकत वीडियो दिखाई है। हाँ, हम तो ये सोच रहे भाई, टेनिस की दुनिया में हुआ ये कि मिस्र की एक प्लेयर थी और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी हुई है, और उसके बाद वाइल्ड कार्ड में उन्होंने ये गेम पेश किया। ये देखें, 1 2 3, अल्लाह खैर करे। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री खिलाड़ी हैं हजर अब्दुल कादिर, और इनकी बदकिस्मती देखिए कि इनके सामने आ गई है जर्मन प्लेयर। अरे मैं तो कह रहा हूँ जर्मन प्लेयर की बदकिस्मती देखिए कि उनके सामने आ गई है। होना ये था कि इतने अजीमुशान खेल के बाद ये 6-0 तो हार गई, लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि 37 मिनट तक ये इस तरह का गेम 37 मिनट तक चल गया है। अगली ने 37 मिनट किस तरह बर्दाश्त किया होगा? Absolutely, and 6-0 and अच्छा, मैं जब इनका साउंड बाइट देख रही थी तो उसमें भी then she is making that वो जो बहुत that grunting. I mean, मैं सोच रही हूँ Maria Sharapova भी like I was a winner with those grunting. What are you doing, babe? So जनाब, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। See you after this. एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। इख्तिताम हम शो का कर रहे हैं तो वो भी ज़रा ज़बरदस्त और अच्छा होना चाहिए। सियासी और समाजी ख़बरों के साथ साथ ये जो शोर है एक बपा, उसमें फ़न की आवाज़ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए बिकॉज़ इस शोर शराबे में ये जो आर्ट है वो आपको सांस लेना सिखाती है। आर्ट और कल्चर आपको तहजीब का पहनावा पहनाती है, वो तहजीब जो हम कहीं पीछे भूल गए हैं। Probably आपकी inner voice को आप तक पहुंचाती है। You can listen your own self where you're close to art, I think. So that's one part of it. तो जनाब, ऐसे में इस शहर में
नापा के स्टेज पे पेश किया जा रहा है एक थिएटर प्ले, और वो होगा कब से, उसको तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इस थिएटर प्ले का नाम है माँ, यानी कि मदर। और अब इसकी कहानी क्या है, हम सारे बीन्स तो अभी स्पेल नहीं करेंगे, लेकिन आपको सीधा लेके चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। विदाउट फर्दर अड्यू, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर इस प्ले के हारिस खान और मारूफ अदाकारा निम्रा बुच्चा, जिन्होंने थिएटर में ही नहीं बल्कि वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। होंगे मिस मार्वल कोई और, लेकिन मिस मार्वल को लीड करने वाली निम्रा बुच्चा आज हमारे साथ मौजूद हैं। निम्रा एंड हारिस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश आमदीद। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हारिस, लेडीज फर्स्ट। चलो वो तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट हो गया। निम्रा, क्या होने जा रहा है फ्रॉम फ्राइडे? टेल अस अ बिट अबाउट दिस थिएटर। So this is something that we have been very excited for about a year. हम एक साल से इस पे काम कर रहे हैं, और ये मेरे पास ये लोग ये आइडिया लेकर आए, और मैं बहुत अरसे से मैंने थिएटर नहीं किया। मेरे ख्याल में लास्ट जो मैंने किया था वो 2018 में हुआ था हमारा, मेरा और सानिया का एक प्ले था, सानिया का मुश्क के नाम से था। जी। और उसके बाद फिर कोविड आया, वो सब कुछ हुआ, यू नो, लाइव परफॉर्मेंसेस हो गया। मुझे तो लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी अब, बिकॉज यू नो वो एक लाइव परफॉर्मेंस का जो एक वो होता है अलग। तो खैर ये प्ले जो है वो इतना मैं कहना चाहूँगी कि ये प्ले बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक्चुअली ये प्ले बहुत मुश्किल और बहुत पेचीदा है। लेकिन उसकी जो एक पोइट्री है, उसका जो एक आपको लगेगा, आई डोंट वांट टू से वेरी मच, लेकिन इट जस्ट ग्रिप्स यू, योर हार्ट, it grips your heart, and then it grips the rest of you, and I think it will start a conversation between families, I hope, माओ बच्चों की। माँ, आपको पता है, एक बहुत मतलब एक हमने वो एक इट्स अ गिवन कि एक माँ है वो सैक्रिफाइस करती है, और माँ एक सेंटर होती है पूरे घर का, पूरी फैमिली का। She brings life to the family, basically. That's what हम माँ से सोचते हैं। माँ और फैमिली, मतलब माँ से है फैमिली, और लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, एंड या सो मैं और कुछ उसके बारे में नहीं कहना चाहती। We would not like to have any spoilers as well. आज मुझे ये बताइएगा, मैं जैसे अभी निम्रा बता रही थी, that idea came from you and all. The idea and bringing it to stage. Why stage? Why bringing this to stage? I think theater pe. Basically it's all us friends who've been doing theater for like God knows how long. I started in, I think I did my first play in 2007, and I was very young. But you still are very young. Yeah, we all are very young. Yes. So we've been doing theater, like theater is like our हम कुछ भी करते हैं, we come back to theater. Everyone comes back to. We started here. So abhi like the director Osama Khan, he reached out to Nimra Appa, and he told me ke if I get you Nimra Appa, will you produce the play? I was like, I'll produce the play. Wow. So this is us friends just getting along, and we got Nimra Appa, we got Sunil Bhai, Sunil Shankar is part of the play, Isha and Ashmal, they're friends of ours, and they're amazing actors. The director is like जब ये play खत्म होगा हम चाय पे बैठते हैं, all of us. So it's just like a group of friends coming back to theater. Wow. The process is so different. थिएटर का प्रोसेस हर दूसरी चीज़ से बहुत डिफरेंट। आप लोग भी लाइव करते हैं, एक होता है ना, एक डर होता है कि कुछ गलत ना हो जाए जी। एंड आई थिंक बिटवीन दैट कि कुछ गलत ना हो जाए और कुछ सही हो जाता है जब, तो वो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एक टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और आई थिंक वो ऑडियंस और परफॉर्मर के दरमियान होती है जी। इट्स अ रियल रिलेशनशिप, सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय डूइंग थिएटर, बिकॉज़ कोई और चीज़ वो आपको किक ही नहीं देती। ऑल्सो मुझे लगता है ये बहुत रॉ है, थिएटर इज वेरी वेरी रॉ, एवरीथिंग, उसकी गलतियाँ, उसका स्पॉन्टेनियस होना भी रॉ है। आई रियली वांट कि हमारे व्यूअर्स पहले एक प्रोमो देख लें इसी मदर का, और फिर हम वापस आते हैं। This last thing was it actually gave me goosebumps. gripping. मैं इस थिएटर की मज़ीद भी बात करना चाहूँगा इस प्ले की, बट
क्या समझती हैं आज के इस दौर में, ठीक है, आप लोगों ने ये क्यों सोचा कि इसको थिएटर में प्ले करें, लेकर आएँ? वाई नॉट दिस? मैं इसलिए भी स्क्वायर कर रहा हूँ बिकॉज इससे प्रीवियस सेगमेंट हम इसी पे कर रहे थे ना, सोशल मीडिया पे, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑन द बच्चाज एंड ऑल। तो एक ये चीज़ है कि जी अगर आपको आपका एक पर्सपेक्टिव है, उसको आपने वाइडर ऑडियंस पे लेके जाना है, सो डाल दें इस पे, चला जाएगा। सो व्हाई यू चोज दिस मीडियम एंड नॉट या क्या करें अब, ये ज़िंदगी है। हम इन डब्बों में बंद तो हैं, लेकिन सांस तो लेना चाहिए ना कभी कभी। आई थिंक इसने हमारी मदद ज़रूर की है। आजकल जब कुछ चीज़ होती है तो लोगों को कम्युनिकेट करने में ये आसान, यही है कि ये हमारे हाथ में होना चाहिए, हम इसके हाथ में ना हों तो बेहतर है। बट आई थिंक लोग बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। ये एक है मसला कि हम जब लोग आते भी हैं थिएटर के अंदर तो हम हमेशा कहते हैं ये मोबाइल फ़ोन बंद कर दे। एंग्जाइटी इतनी हो गई है कि आप सिनेमा में भी जाते हैं तो आप फ़ोन पर होते हैं। और अब हमने ना वो असूल जो है कि नो स्क्रीन्स को बदल के कर दिया नो डबल स्क्रीन्स, बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो। आई थिंक इट्स एन एंग्जाइटी दैट यू हैव कॉन्स्टेंटली कि आप डिस्कनेक्ट ना हो जाएं बाहर से, तो आप फिर वो कोई भी कनेक्शन नहीं कर पाते ना। ये आप अपने आप को आपने स्विच ऑफ कर दिया है। आई थिंक थिएटर में मैं भी समझती हूँ कि रिहर्सल के दौरान मेरे भी बहुत सारे स्विच बंद थे जो कि खुले हैं, क्योंकि आपको डेली उसमें से निकल के आपको असली एक सिचुएशन में अपने आप को डालना है, चीज़ें फील करनी है। सो आई थिंक दिस रियली desensitizes us really। मेरे जहन में अभी आप जो बात कर रही हैं तो एक आ रही है बात, वो ये है कि हम किताबें तो फ़ोन पे भी पढ़ लेते हैं ना, बट देन देयर कम्स अ डे व्हेन वी कम टू द रियल पेपर बुक। इट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन watching something on your screen and then उसका थिएटर में होना, which is raw and which is actually the original form of acting and art। मुझे ये बताएं, मैं अभी एक शादी में हम लोग बिजी थे एंड आई वुड प्रैक्टिस डांस एंड ऑल दैट, तो 5वीं रिहर्सल या 6ठी रिहर्सल में ना you're not putting all your energy, you're doing this and this because आपको याद हो गए स्टेप्स एंड ये पहली रिहर्सल में यही कर रहा हूँ, this and this। जब थिएटर फाइनल डे थिएटर इज समथिंग एल्स, उससे पहले इट नीड्स लोड ऑफ रिहर्सल। क्या उतनी एनर्जी पुट करना हर रिहर्सल में ज़रूरी होता है? आप लोग क्या ऑल आउट जाते हैं हर रिहर्सल में विद दैट एनर्जी, विद दैट एंथुसियाज्म, या नहीं? ये जो हमारे जालिम है ना डायरेक्टर वो हमारे साथ यही करवाते हैं। और हमारे सारों की जो है ना एक मैं अगेन आई कांट से टू मच, बट इट्स अ वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी इमोशनल प्ले। एंड मैं ये कहूँगी कि मैं रिहर्सल में जितना थकती हूँ उसके बाद मैं बात करने के काबिल सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और उसकी वजह ये है कि जैसे डांस प्रैक्टिस है, मैं तो आई एम वेरी बैड बिकॉज मैं एक से दूसरा नहीं अलाइन कर सकती अपना हाथ पे, लेकिन उससे ये होता है कि आपकी एक मसल बिल्ड होती है जो कि एक इमोशनल मसल भी आप उसको कह लें, एक मसल मेमोरी भी कह लें, क्योंकि हमारे डायरेक्टर को अब जब हम चीटिंग करते हैं उनको फ़ौरन पता चलता है हाँ लाइन्स तो समझ आ गई। अब लाइन्स पता है आपको, ये मुझे पता है आपको लाइन्स पता है, अब मतलब बाकी उसका क्या होगा। सो येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट येस उसमें मज़ा नहीं आता जब तक ऑडियंस ना हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स पे जब आपको सामने ताली ना मिले और फिर वो हम तो उसी के भूखे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हारिस, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग क्यों रिलेट करें इससे? यस आप स्नीक पिक ना दें, बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो गया है, बट स्टिल लोग क्या एक्सपेक्ट करें मदर से? आई थिंक द मदर, उसामा ने भी, द डायरेक्टर उसामा, उसने भी इसीलिए चूज़ किया था बिकॉज इट्स एन एवरीडे स्टोरी फ्रॉम आवर हाउस। ये जो स्टोरी मैं ये प्ले करता हूँ, आई सी निम्रा पर बिफोर इवन लाइक जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग इट, इट्स माय मॉम स्टोरी एंड इट्स योर मॉम स्टोरी एंड इट्स प्लेड इन अ वे कि जब आप आएंगे देखने तो आपको लगेगा कि ये आपकी स्टोरी है एंड आपके घर में आपने देखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये स्टोरी जो आप देखेंगे थिएटर में आपने अपने घर पे देखा हुआ है, अपने दूसरों के घर, अपने दोस्तों के घर, हर किसी के घर से ये स्टोरी है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग एंड इट इज़ अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। इट इज़ वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल प्लेड, so everyone will enjoy, everyone will enjoy। Okay, Haris,
थैंक यू सो मच निमरान, थैंक यू सो so मच, much. बेस्ट ऑफ Thank लक you, guys. इंशाल्लाह Please आपसे come- ना please come to the दैट play. गोज विदाउट सेइंग, No, दैट्स yeah, गोज yeah. विदाउट सेइंग। हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्ले। तो जनाब जुमे से नापा में ये प्ले शुरू होने वाला है, सो हम तो जा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप अपना वीकेंड जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे खाने के बजाय किसी ऐसी जगह पे अपनी फूड Absolutely. फॉर सोल जो है उसको आप सेटिएट कर रहे होंगे। विद दैट हम आपसे लेंगे इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। कल रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।